नमस्कार। आज पेगासस प्रोजेक्ट का तीसरा दिन है और आज हमने जो पहली स्टोरी ब्रेक की वो कर्नाटका से थी। वहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से 2019 में जब कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर गठबंधन सरकार में एच.डी. कुमारस्वामी के नेतृत्व में जब सरकार वहाँ पर गिर रही थी और जब उन्होंने ये लांछन लगाया था भाजपा पे कि वो भाजपा खुद से ऑपरेशन कमला करके उनकी सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाह रही है। और तब वहाँ पे मुख्यमंत्री, डेप्यूटी मुख्यमंत्री और एक पूरा फॉर्मर मुख्यमंत्री इनके नंबर या इनके एसोसिएट्स के नंबर को उस लिस्ट में जो हमारे पास आए हैं उसमें हमने देखा उनके नंबर्स कि उनको पॉसिबल टारगेट्स की तरह आइडेंटिफाई किया गया था। मगर मैं आज बात करना चाहूँगा हमारी आज दूसरी स्टोरी की, जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है। वो जिस तरीके से, क्योंकि ये स्टोरी उन लोगों की है जो कि ये बहुत हाई प्रोफाइल नहीं है, ना ये बड़े गवर्नमेंट सर्वेंट है, ना ये हाई ग्रेड पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो कि देश के छोटे छोटे इलाकों में जो सबसे जो पिछड़े वर्ग हैं, वर्कर्स हैं, दलित्स हैं, आदिवासीज़ हैं, इनके अधिकारों के लिए खड़े होते हैं, इनकी छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। तो अगर इनको अगर पेगासस के लिए पॉसिबल टारगेट्स बनाया जा रहा है तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही बड़ा चिंताजनक बात है ये। और इसीलिए क्योंकि ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ते हैं ना, इनके पास पावर है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी अधिकारों की मांग करते हैं। और उससे भी ऐसा लग रहा है कि जो एनएसओ का जो यहाँ इंडिया में क्लाइंट है या कहीं बाहर में क्लाइंट है, जो इतने बड़े बड़े लोगों को टारगेट कर रहा है, उनको इन लोगों से भी खतरा लग रहा है जो अपनी मांगे, जैसे कि न्यूनतम आय, जैसे कि डिग्निटी ऑफ वर्क, जैसे कि मिनिमम क्या कहते हैं, उनकी सैलरी का थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट, या फिर पेंशन की मांग, या डियरनेस अलाउंस मिल जाए, ऐसे लोगों से भी इनको खतरा है। इसमें ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट है, इसमें ऐसे लोग हैं जो कि सांप्रदायिकता के खिलाफ अपनी अपनी जगहों में लड़ रहे हैं, और कोई ऐसे लोग हैं जो डीयू के प्रोफेसर हैं, कोई है जो बस्तर में सारा कुछ सिटी लाइफ त्याग करके वहाँ पर अब एक माओइस्ट्स और स्टेट के बीच में एक पीस प्रोसेस की मांग कर रहा है। ऐसे कई सारे लोग हैं, एक एक करके मैं अभी आपका नाम बताऊंगा। जो सबसे पहला नाम आता है यहाँ पर अशोक भारती का, जिनका नाम हमने देखा लीक्ड रिकॉर्ड्स में 2018 में आया। 2018 में आखिर ये कर क्या रहे थे? 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी कि जो एट्रोसिटी एक्ट्स को डाइल्यूट कर दिया था, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स और या प्राइवेट इंडिविजुअल का जो इमीडिएट अरेस्ट एट्रोसिटीज़ एक्ट में, SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट में हो सकता था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। उसी के रिस्पांस में दलित संगठन अलग अलग सारे अशोक भारती के नेतृत्व में भारत बंद का कॉल दिया था। उनका ये कहना था कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग एट्रोसिटी एक्ट की जो ताकत है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है। और हर जगह भारत बंद हुआ था, उसमें कई 11 जाने भी गई थी, कई सारे लोग इंजर भी रहे हो गए थे। तो उस समय भारत बंद के बाद अशोक भारती के और उनके डेलीगेशन कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज से मिल रहे थे, उनसे ये डिमांड कर रहे थे कि पार्लियामेंट में इस SC रूलिंग को खारिज करके एक अमेंडमेंट पास किया जाए। और ऐसे में रामविलास पासवान जो उस समय मंत्री थे, उनसे भी मिले और उनका ये कहना था कि वो प्रधानमंत्री मोदी के बिहाफ में उनसे मिल रहे हैं। उन्होंने ये भी उस समय एक कॉल दिया था कि हम दूसरा बंद करेंगे अगस्त 9 में, अगर ये अमेंडमेंट पास नहीं हो। हालांकि उसके बाद हमने देखा कि सरकार ने अमेंडमेंट पास करके पार्लियामेंट में उस SC रूलिंग को खारिज कर दिया। मगर उनका अशोक भारती जी का कहना है कि उनकी इस तरीके की जो छोटी छोटी पॉलिटिकल एक्टिविटी है, जहाँ पर वो चुनाव लड़ते हैं एक छोटी सी पार्टी में, जन सम्मान पार्टी उनकी है, जो कि कभी जीती नहीं है, लेकिन वो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव जो दलित और आदिवासी आम आदमी की पॉलिटिक्स को सामने रखते हुए छोटी छोटी जगहों में लड़ते हैं। मध्य प्रदेश में ही भी वो ऐसे ही 4-5 सीटों में लड़ रहे थे 2018 में। और उस समय भी उनको शायद पेगासस से अटैक किया गया था। उनका वो फ़ोन नहीं था उनके पास, वो पुराना फ़ोन, इसीलिए
हम उनका फोरेंसिक जांच नहीं कर पाए, लेकिन उनका उस लिस्ट में नाम रहना ये दर्शाता है कि वो एक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट थे, उनको निगरानी में रखे जाने की कोई ज़रूरत समझ रहा था। फिर 3 लोग ऐसे हैं कि जो कि जेएनयू के हैं, जो कि उमर खालिद, हम जानते हैं उनको किस तरीके से अरेस्ट किया गया, साथ में अनिर्बान भट्टाचार्य जो भी जेएनयू के हैं, और उमर खालिद और कन्हैया कुमार के साथ पहले जेल जा चुके हैं, और फिर उसके बाद और बोनो ज्योत्सना लाहिरी जो इन्हीं के साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी थी जेएनयू से निकलकर, और उसके बाद हमने देखा कि वो किस तरीके से ये तीनों लोग मिलकर, ये जिस दौरान इनके लीक रिकॉर्ड्स में नाम आते हैं, इस दौरान ये पूरे देश भर में जा कर ये मॉब लिंचिंग जो हो रही है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की हर जगह में, तो उनके फैमिलीज से जाके मिल रही थी, उनको लीगल एड प्रोवाइड कर रहे थे ये लोग, और नॉट इन माय नेम और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के मोर्चे से अलग अलग जगहों में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कैंपेन कर रहे थे, इनका नाम भी उसमें है। फिर हम देख रहे हैं एकेडमिक बेला भाटिया, जिन्होंने अपना हो सकता है सारा जीवन ऐसे छोटे छोटे एकदम जो रिमोट एरियाज़ जैसे बस्तर हुआ, झारखंड के एकदम रिमोट एरियाज़ में, वहाँ पर जंगलों में जाकर नक्सलिज़म, इंडिया में नक्सलिज़म पे रिसर्च कर रही हैं, और उनके कई सारी किताबें हैं, कई सारे एकेडमिक आर्टिकल्स हैं, उनको भी रखा गया। और इनका नाम लीक रिकॉर्ड्स में तब आता है जब वो बस्तर शिफ्ट हो जाती है अपने रिसर्च के लिए, और वहाँ पर लगातार ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और वहाँ पर हो रहे जो पुलिस एट्रॉसिटीज़ जो है, उसको लगातार मीडिया में या अपने लेखों के द्वारा वो उसको हाईलाइट कर रही हैं, उसको दर्शा रही हैं। उस समय हुआ। बेला भाटिया जी से भी हमने बात की, उन्होंने कहा कि बस, हालांकि वो रिसर्चर है, लेकिन बस्तर में इस कदर जो उनके हिसाब से जुर्म हो रहा है, इस कदर एट्रोसिटीज़ हो रहे हैं कि उनकी लाइफ पढ़ाई और एक्टिविज़म के बीच में कहीं फंस के रह गई है। और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस की नज़र बेला भाटिया पे है, और उनका भी, उनके फ़ोन को भी अगर हैक किया गया हो, स्नूप किया गया हो, तो ये एक भारतीय लोकतंत्र के ऊपर एक कमेंट्री है कि आप ऐसे लोग जो कि सबसे गरीब जनता के बारे में बात कर रहे हैं, जिनका जो आज का मीडिया भी नहीं उठा रहा है, जो आज के पॉलिटिशियंस भी उनकी बातें नहीं उठा रहे हैं, जो उनके लिए उठा रहे हैं, उनके लिए भी इतनी ज़्यादा इंटॉलरेंस है भारत में। और फिर कौन है? फिर अब 2 नाम आ रहे हैं। एक है अंजनी कुमार का नाम। अंजनी कुमार कौन है? अंजनी कुमार लगातार वर्कर्स राइट्स, एक ट्रेड यूनियन लीडर है जो लगातार एनसीआर रीजन में वर्कर्स मूवमेंट से जुड़े रहे, लगातार उनकी मांगों के साथ जुड़े रहें और उनके साथ स्ट्राइक्स की। और सबसे बड़ी जो बात है, इनका नाम तब आ रहा है जब लगातार ये मारुति जो आंदोलन हो रहा था मनेसर में, उनके ऊपर, वर्कर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा केसेस की गई थी और ये लोग स्ट्राइक कर रहे थे, बात कर रहे थे, जो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है उनकी मांगे उठा रहे थे, इनका भी नाम इसमें है। इसी दौरान ये कई सारे लेख जो हैं, एक फ़िलहाल मैगज़ीन आती है वर्कर्स राइट्स की, उस पे वो भी लिख रहे थे उसमें कि वर्कर्स की मांगे उठाते हुए। फिर कौन है? आलोक शुक्ला। अब आलोक शुक्ला कौन है? आलोक शुक्ला छत्तीसगढ़ के एकदम रिमोट एरियाज़ में जो प्राइवेट माइनिंग प्रोजेक्ट्स आ रही हैं, उनके खिलाफ उनके वहाँ, और माइनिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं लेकिन फोर्स डिस्प्लेसमेंट के तहत आ रही है, वहाँ के लोगों को ज़बरन हटाना पड़ रहा है, कॉम्पेंसेशन नहीं मिल रहा है ढंग से, मैसिव करप्शन है वहाँ पे, सरकारी भ्रष्टाचार है इस तरीके से, और पूरी तरीके से एक कॉरपोरेट राज एक तरीके से जो है वहाँ पर हो गया। इसके खिलाफ वो लोगों की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, और ख़ास करके इनका नाम तब आता है जब ये इसी तरीके का कि जो एक माइनिंग प्रोजेक्ट जो अदानी ग्रुप चला रहा था, उनके खिलाफ वो आंदोलन छेड़ रहे थे। अब आते हैं कौन? अब आते हैं सरोज गिरी। सरोज गिरी दिल्ली है, तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, और अपने उनके पॉलिटिकल पोजीशंस जो हैं एक वामपंथी का है और वो सभी जानते हैं, लेकिन ये लगातार ग्राउंड में काम कर रहे हैं, लगातार ग्राउंड में ट्रेड यूनियंस के साथ, गुड़गांव में कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर्स के साथ, मारुति में वर्कर्स के साथ, या फिर मतलब वहाँ पर उनकी मांगे उठा रहे हैं। और ये सिर्फ कोई ऐसा ये नहीं है कि ये कोई
ये भाजपा के अगेंस्ट है या कांग्रेस के अगेंस्ट है, ये इनका पोजीशन हमेशा ये रहा है कि ये कॉरपोरेट स्टेट के अगेंस्ट है, जो कॉरपोरेट्स की तरफ सारी भागीदारी फेवर हो रहा है, मगर लोगों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। ये लगातार उन आंदोलनों से जुड़े रहे। एक इनका जो फैक्ट फाइंडिंग मिशन था पहले इस इनके नाम से वो है, वो लालगढ़ में उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ भी एक आंदोलन जो हो रहा था लोगों का पुलिस एट्रोसिटी के खिलाफ, वहाँ पे भी आवाज़ उठाई है। तो इस तरीके के लोग हैं जो कि जिसको हमारी हम लोग यहाँ दिल्ली में बैठकर इनके ग्राउंड लेवल के जो इंटरवेंशंस है इनको जांच नहीं सकते, इनका जो महत्व है उसको समझ नहीं रहे हैं। ऐसे लोगों को भी साथ में अब कौन है, शुभ्रांशु चौधरी। जैसा मैंने कहा, शुभ्रांशु चौधरी क्या है, पहले पुराने बीबीसी के जर्नलिस्ट थे। उन्होंने जर्नलिज्म छोड़कर उन्होंने वो बस्तर में काम चालू किया, वहाँ पे जो गोंडी भाषा में एक कम्युनिटी रेडियो खोला, और उसके बाद कम्युनिटी रेडियो खुलने के बाद वहाँ पर वो लगातार वहाँ के लोगों से जुड़े रहे और लगातार वहाँ पर एक पीस प्रोसेस चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे माओवादी और जो पुलिस है, जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है, उनके बीच में किसी तरीके का डायलॉग हो, उसके बारे में वो लगातार वहाँ पे काम कर रहे हैं। सरोज गिरी, आलोक शुक्ला, बेला भाटिया और शुभ्रांशु, ये लोग कन्फर्म्ड पेगासस टारगेट्स हैं। इनका इनका फोरेंसिक जांच करने की हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 2019 में ही इनका नाम व्हाट्सएप ने ही बोल दिया था इन्हें कि आप कंफर्म टारगेट्स है और आपके फ़ोन पेगासस से इन्फेक्ट किए गए हैं। और उनका वहाँ सिटीज़न लैब जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, उन्होंने जांच किया व्हाट्सएप के साथ मिलकर और इनको उस समय इन्फॉर्म किया था, उस समय इनका नाम आया था। जो दूर दराज क्षेत्रों में जो अपनी छोटी छोटी आवाज़ उठा रहे हैं, जैसा हमने देखा था अपनी पहली स्टोरी में भी, किस तरीके से जर्नलिस्ट रूपेश कुमार सिंह को किस तरीके से प्रताड़ित किया गया, उन पे फेक केसेस लगाए गए, ऐसे लोग। और यही चीज़ हमें दर्शाता है कि अगर इस तरीके से रूपेश कुमार सिंह की एक जो पूरी स्टोरी है वो ये दर्शाता है कि किस तरीके से फेक बॉम्ब डालकर उनको एक टेररिस्ट बोलकर गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वो तब किया जब उन्होंने एक ऐसी स्टोरी की थी जो फेक एनकाउंटर हुआ था। फेक एनकाउंटर होने पे उस पर स्टोरी करने के बाद वो पार्लियामेंट में उसकी बहस भी चली थी, उसके बाद उनका टारगेटिंग हुआ। तो ये आप समझ सकते हैं कि ऐसे जो छोटे छोटे लोग हैं, अगर वो पेगासस से अटैक होता है उनका फ़ोन, और जो पेगासस का क्लाइंट है अगर वो सुन पा रहा है कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, तो वो पूरी तरीके से उस इंफॉर्मेशन का गलत यूज़ करने की क्षमता में है। क्या हम चाहते हैं कि हमारा जो भारत एक लोकतंत्र, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है ये, लेकिन क्या हम चाहते हैं कि किसी भी संस्थान या किसी भी सरकार या किसी भी क्लाइंट को इतना पावर होना चाहिए कि जो आपकी निजी ज़िंदगी में जहाँ जहाँ जा रहे हैं, वो कहाँ क्या कर रहे हैं, उनको उतने पावर होना चाहिए, उसको एक्सप्लॉइट करते हुए ऐसे लोगों को टारगेटिंग कर सके। ये जो फ़ोन नंबर है, अगर ये टारगेट हुए हैं तो ये सिर्फ फ़ोन की ही टारगेटिंग नहीं हो रही है, ये एक जो टारगेट कर रहा है उसके लिए ये बहुत बड़ा पावर है कि उस आदमी को, उस इंसान को, उस औरत को जिनका फ़ोन वो टारगेट कर रहे हैं, उसकी लाइफ पूरी तरीके से वो तबाह कर दें, झूठे केस कर दें, और पूरी तरीके से उनको अपने फ़ायदे के लिए वो कुछ भी उसका किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आज की हमारी तीसरे दिन की पेगासस प्रोजेक्ट की स्टोरी है। कल हम देखेंगे कि किस तरीके से और क्या क्या स्टोरीज आ सकती हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।